नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। सरिस्का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमावत और मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा। तो हमारा क्या सब्जेक्ट क्या रहेगा? भारतीय इतिहास। किसी भी विषय को जानने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। अगर हम किसी भी विषय के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस विषय में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ताकि हम उस विषय को आसानी से पकड़ बना सकें उस विषय पर। इसलिए आज की क्लास में सिर्फ हम इतनी बात करेंगे कि भारतीय इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्योंकि आजकल के एग्जामों में देखते हैं हम ज्यादातर इतिहास जियोग्राफी से क्वेश्चन करते हैं। और चाहे राजस्थान के पर्पज से देख लो, चाहे भारत के पर्पज, चाहे सेंटर की भर्ती के पर्पज से देख लो, चाहे स्टेट की भर्ती के पर्पज से देख लो, भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि रूपरेखा तैयार होना बहुत जरूरी है। भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांट देंगे, ताकि पढ़ने में आसानी रहे। पहला, प्राचीन भारत। एक नंबर प्राचीन भारतीय इतिहास। फिर मध्यकालीन भारत। फिर अपना आ जाता है आधुनिक भारत। 3 नंबर आधुनिक भारत। भारतीय इतिहास। मुख्यतः हम भारतीय इतिहास को प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारतीय इतिहास 3 डिवाइडेड अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन कौन कौन सा टॉपिक आता है। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो सबसे पहले किसी भी इतिहास को जानने के लिए ये जरूरी है कि इतिहास के स्रोत बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हम बिना किसी स्रोत के इतिहास का पता नहीं लगा सकते। इसलिए सबसे पहले अपन प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। तो फर्स्ट ऑफ आ जाएगा प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, मुख्यतः क्या क्या स्रोत है इतिहास को जानने के। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा अपना सभ्यता काल आ जाएगा उसके बाद, कि जैसे मुख्यतः भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता आ जाएगी। फिर सिंधु सभ्यता, इसी को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा अपना जो वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, उत्तर वैदिक और वैदिक काल। ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है अपना धार्मिक आंदोलन। इससे पहले अपन ले लेंगे जनपद काल। जो जनपद काल है ना, महाजनपद काल, 16 जनपद थे, वो ले लेंगे महाजनपद। फिर उसके बाद आ जाएगा 5 नंबर पे धार्मिक आंदोलन।
धार्मिक आंदोलन में मुख्यतः कौन कौन से आ जाएंगे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में आ जाएंगे, बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद भागवत धर्म, फिर आ जाएगा आपका शैव धर्म। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मुख्यतः प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत सिंधु सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक सभ्यता, महाजनपद और धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में मुख्यतः जैन धर्म आ जाएगा, बौद्ध धर्म आ जाएगा और भागवत धर्म आ जाएगा और शैव धर्म आ जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे प्राचीन भारत में, भारतीय इतिहास में 6 नंबर पे मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य। फिर इसी कड़ी में मौर्योत्तर साम्राज्य। इसमें अपने जो शुंग वंश है, सातवाहन वंश है, वो आ जाएंगे। फिर 10 नंबर पे आ जाएगा अपना गुप्त वंश या गुप्त काल। और फिर 11 नंबर पर गुप्तोत्तर काल। ये एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि गुप्त काल के बाद, गुप्त काल का पतन होने के बाद गुप्तोत्तर काल, जिसे गुप्तोत्तर काल में मुख्यतः है हर्षवर्धन, यशोवर्धन मुख्यतः हैं। फिर अपना आ जाता है मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास में मुख्यतः प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत मुख्य टॉपिक्स ये हैं, जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद और धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। फिर आ जाता है मध्यकालीन भारत। इसे प्राचीन भारत में जो ये दक्षिण भारत के कुछ राजवंश भी आ जाते हैं, जैसे चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सभी भी इस प्राचीन भारत में आ जाते हैं, क्योंकि इनका आंदोलन चला था लगभग जो मतलब जैसे गुप्त हर्षवर्धन का काल समाप्त होने के बाद ये जो दिल्ली के तरफ वाला क्षेत्र था उसको जीतने के लिए संघर्ष चला था। जैसे राष्ट्रकूटों, चोलों के बीच संघर्ष चला था, उसमें परमार शासक भी थे। तो अपन एक तरह से ये भी ले सकते हैं दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक है, इनमें दक्षिण भारत के राजवंशों में आ जाएंगे चोल आ जाएंगे, पांडे आ जाएंगे, पल्लव आ जाएंगे, राष्ट्रकूट आ जाएंगे। फिर मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आ जाएगा अरब आक्रांता, अरबों का आक्रमण। फिर 2 नंबर पे आ जाएगा मध्यकालीन भारत में जैसे दिल्ली सल्तनत मतलब जो दिल्ली राजधानी थी उन पर उत्तराधिकारी शासक आ जाएंगे। जैसे गुलाम वंश आता है, मोहम्मद गोरी के बाद गुलाम वंश आता है, उसके बाद खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है। ये सब दिल्ली सल्तनत में आ जाएगी। क्या दिल्ली, वैसे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से पूछे जाते हैं। 3 नंबर पे आ जाएगा अपना मुगल काल। मुगल काल को अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे अलग अलग। शासक, मुगलकालीन प्रशासन और मुगलकालीन कला संस्कृति। आजकल शासकों से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, कला संस्कृति से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपन ज्यादा जोर तो कला संस्कृति पे रखेंगे।
फिर 4 नंबर पर अपन इसी के साथ साथ ये जो भक्ति आंदोलन चले थे इसी दौरान, जो सूफी आंदोलन चले थे, भक्ति आंदोलन, उन्हीं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और इसी के समकालीन था विजयनगर साम्राज्य, जो अपन कह सकते हैं जिसका जिक्र बाबर ने भी अपने बाबरनामा में किया है। विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने बसाया था। और एक आ जाता है बहमनी साम्राज्य, मध्यकालीन भारत में मुख्यतः ये 6 टॉपिक्स रहेंगे अपने। अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। मुगल काल को अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे, शासक अलग पढ़ेंगे, प्रशासन अलग पढ़ेंगे मुगल काल, और कला संस्कृति अलग पढ़ेंगे। और भक्ति आंदोलन, जो सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, उस समय जो भक्ति आंदोलन हुए हैं और सूफी आंदोलन हुए हैं, इसमें मुख्यतः जैसे अब्दुल रहीम खाने की बात करते हैं अपन, या तुलसीदास की बात करते हैं, कबीरदास की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। फिर अपना आ जाता है आधुनिक भारतीय इतिहास। यहां से भी ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अपना पहला आ जाएगा जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आगमन फिर 2 नंबर पर आ जाएगा 1857 की क्रांति। की क्रांति आधुनिक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के साथ आ जाइए ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। किस तरह है ब्रिटिश सत्ता ने अपने कदम भारत में रखे। और प्लस ब्रिटिश सत्ता की नीति, मतलब ब्रिटिशों की नीति, भारत में ब्रिटिशों की नीति। ठीक है। और उसके बाद जो सामाजिक सुधार हुए थे, सामाजिक और धार्मिक सुधार, वो भी आधुनिक भारतीय इतिहास में आते हैं। सामाजिक व धार्मिक सुधार। और अंत में अपना आ जाएगा एक राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें अपने जो भारत कांग्रेस आती है, कांग्रेस के मुख्यतः प्रमुख अधिवेशन वगैरह आते हैं। इसमें एक और रहेगा अपने मध्यकालीन भारत में जो ये मराठा साम्राज्य है ना, ये भी आ जाएगा अपने मराठा साम्राज्य। तो इस तरह अपने भारतीय इतिहास को पढ़ने की प्रक्रिया रहेगी, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास को अपन अलग से पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत को अलग से पढ़ेंगे और आधुनिक भारतीय इतिहास को अलग से पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो इस तरह अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी रहेगी, क्योंकि किसी भी विषय पर पकड़ बनाने के लिए जरूरी है कि उस विषय की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए अपने पास। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा।